नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास के अंदर जो दूसरा पाठ है हमारा लेखन कला और शहरी जीवन, उसमें अध्ययन बिंदु है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। ठीक है, तो हम शहरों के महत्व के बारे में समझेंगे कि मेसोपोटामियाई संस्कृति में शहरों का क्या महत्व था। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहाँ अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग हैं वो साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। देखिए, यहाँ पर मेसोपोटामिया वासियों की विशेषता का वर्णन है। इस दो पंक्तियों में कहा गया है कि विभिन्न संस्कृति और समुदाय के लोग हैं वो शहरों में साथ साथ रहते थे और कई बार जो है आक्रांताओं के द्वारा या आक्रमणकारियों के द्वारा शहर है वो नष्ट हो जाया करते थे, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में उन शहरों की स्पष्ट छाप होती थी, जिसके कारण वो उन शहरों को हमेशा याद करते थे और उसके बारे में कविताएं लिखते थे, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखा करते थे और इस प्रकार से वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते थे या उस शहर का वर्णन है अपने कविताओं या काव्यों के माध्यम से करने का प्रयास है वो करते थे। इसमें एक काव्य आ रहा है जो आपका महत्वपूर्ण है और साथ में प्रश्न भी इसके ऊपर आता है। 3 से 4 नंबर का प्रश्न है इसके ऊपर आपका बनता है। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर इतना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगामेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है कि गिलगामेश महाकाव्य, ठीक है, गिलगामेश महाकाव्य क्या था, तो उसके अंदर उसका विवरण है वो हम समझते हैं। ये काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, यानी 12 तख्तियों के ऊपर इसको लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। देखो, हमने पढ़ा है एनमरकर, ठीक है, एनमरकर जो कि वहाँ पर शासक था और एनमरकर के बाद ये वही एनमरकर है जिसने लेखन कला का विकास किया था और साथ में उसने अपने एक दूत को जो है अरट्टा भेजा था और वो जो है समझ नहीं पाया था शासक, और उसके बाद उसने तख्ती के ऊपर जो है सोना चांदी जो भी मंगवाना था, धातु या एक तरह से पत्थर, जो उसको कीमती पत्थर मंगवाना था मंदिर के लिए, तो उस एनमरकर का विवरण है यहाँ पे। उसके बाद गिलगामेश है वो शासक बना था और उसने जो मेसोपोटामिया का उरुक नगर है उसके ऊपर उसने शासन किया। अब गिलगामेश की विशेषताएं हम देखते हैं कि गिलगामेश एक महान योद्धा था, ठीक है, महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, यानी अपना साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। यहाँ पर इस महाकाव्य में यही चीज़ है वो मुख्य रूप से आपको बतानी है या बताई गई है कि उसने महासागरों को पार किया, दुनिया भर का चक्कर लगाया। यहाँ पे जो गिलगामेश है वो योद्धा है और उसने एक विशाल साम्राज्य है वो खड़ा किया था। साथ में एक बार युद्ध में उसका जो प्रिय मित्र था उसकी मृत्यु हो गई, या कह सकते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हो गया। अब उसने अपने प्रिय मित्र को जब खोया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उससे लगा कि जीवन तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य, ये धन संपदा, ये सब कब काम आएगी, या ये तो मेरे काम की नहीं रहेगी। इससे वो दुखी हो गया और वो अमरत्व की, यानी अमर कैसे हुआ जाए उसकी खोज में निकल पड़ा। वो अमर हो जाना चाहता था। उसने बहुत सारी यात्राएँ की जिसमें सागर महासागर सबको पार किया, लेकिन उसके मन की जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। यानी जिस उद्देश्य को लेकर वो अमरत्व की खोज के लिए निकला था वो उद्देश्य उसका पूरा नहीं हुआ। हार कर गिलगामेश अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की 4 दीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, चहलकदमी यानी घूमना, इधर इधर टहलना, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। यानी वो
घूम रहा था और उसकी नज़र है वो महल के आसपास था। तो महल के आसपास जो चारदीवारी थी और उसकी ईंटों के ऊपर एक तरह से अभिलेख लिखा हुआ था। अभिलेख यानी उसके ऊपर विवरण लिखा हुआ था और उसमें क्या लिखा था वो हम समझते हैं कि वह भाव विभोर हो उठा, यानी उसमें उस ईंटों के ऊपर जो है नींव डाली गई थी और उसे देखकर वो भाव विभोर यूँ हुआ कि उसके ऊपर उसके बारे में उसकी जो है प्रशंसा उसके अंदर लिखी गई थी और उस प्रशंसा को उसने पढ़ा कि उसके बारे में कितना सुंदर वर्णन है वो किया गया है। उसको देखकर वो भाव विभोर, वो भावना से भर उठा और इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया कि उसके बारे में कई किंवदंतियाँ लिखी हुई थी, उसकी प्रशस्ति में कई चीज़ें लिखी गई थी और उसको पढ़ा तो वो प्रसन्न हो गया और उसका मन है वो अभिभूत हो गया। क्योंकि ऐसे तो मनुष्य नश्वर है, उसका शरीर नश्वर है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण व्यक्ति है वो अमर हो जाता है। और जब उसने अपनी अमरत्व की कहानी को उस नील के पत्थरों के ऊपर देखा या उन ईंटों के ऊपर देखा तो वो भावना से भर गया और महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगामेश एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। यानी यहाँ पे गिलगामेश जो है वो बताया कि गिलगामेश इन सब को पढ़कर वो दुखी नहीं हुआ बल्कि वो प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसको जो उसका उद्देश्य था वो मिल गया था कि कोई बात नहीं, उसने जो अर्जित किया है, उसने जो कमाया है, इतनी विशाल संपदा है जो उसने कमाई है, अपना विशाल साम्राज्य जो उसने बनाया है, तो क्या हो गया कि अगर वो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो कोई बात नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ, उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे। और इस बात से वो प्रसन्न हो जाता है कि मेरी संतानें हैं वो इसका भोग करेगी, मेरी संतानें हैं वो उसका आनंद लेगी। और इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। उसकी प्यारी प्रजा यानी उसके जो नगर के जो लोग थे, तो उसे प्रजा और अपने संतान के बारे में ही उनके बारे में, भविष्य के बारे में सोचकर ही वो प्रसन्न हो गया और उसने अपने आप को खुशी या उसके मन को आत्मिक शांति है वो मिली। ये था गिलगामेश महाकाव्य के बारे में। अब हम देखते हैं लेखन कला की देन। यहाँ पे भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया की लेखन कला के क्षेत्र में क्या देन है। 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपका आता है। गिलगामेश महाकाव्य के ऊपर भी 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, तो लेखन कला के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की क्या देन है वो समझते हैं। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है कि कई चीज़ें हैं किंवदंतियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम एक दूसरे को सुनाते हैं तो वो चीज़ें हैं वो रह जाती है या जीवित रह जाती है, कहानियाँ अमर हो जाती है। पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और पुस्तकों की ज़रूरत पड़ती है या किताबों की ज़रूरत पड़ती है। यानी विज्ञान, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सारे जो है कह सकते हैं सूत्र होते हैं, कई प्रकार की गणितीय जो गणना होती है, और उस चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए या तो लिखित दस्तावेज होना चाहिए या किताब होनी चाहिए या जो भी अन्य इस प्रकार के माध्यम होने चाहिए जिससे ही वो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रखी जा सकती है, क्योंकि उनको सुनाकर या कहानियों के माध्यम से हम सुरक्षित नहीं रख सकते, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें पढ़ सकें। यानी जो भी है साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में या कुछ फॉर्मूला जिसे आने वाली पीढ़ियों को किताबों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से ही वो फार्मूले, उनका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सकता है, तो उसके लिए इनका दस्तावेजों के रूप में होना जरूरी है। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। यहाँ पे आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, कई बार 5 नंबर का प्रश्न भी आता है इसके ऊपर कि मेसोपोटामिया की लेखन कला के क्षेत्र में देन। तो लेखन कला के क्षेत्र में उसकी देन है काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण, कि गणित के क्षेत्र में और काल गणना के क्षेत्र में मेसोपोटामिया ने जो है विश्व को बहुत कुछ दिया है लेखन के क्षेत्र में। देखिए इसको समझते हैं हम कि 1800 ईस्वी के पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, वही तख्तियां जो मेसोपोटामिया के लोग हैं मिट्टी की बनाया करते थे, जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएं हैं, वर्ग तथा वर्गमूल है, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई, यानी गणितीय गुणा भाग वर्गमूल चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि की सारणियां भी दी गई है,
और उसमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है। इसमें ये जो है सूत्र है इस टाइप से दिया गया है, या एक तरह से ये वर्गमूल, ये फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर है 1.41421296 होगा, जो इसके सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा सा ही भिन्न है, तो काफ़ी मिलता जुलता ही है अगर हम उत्तर देखें तो। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने पड़ते थे, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के जो निवासी हैं अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का जो है गणितीय ज्ञान भी देते थे, और वहाँ पर विद्यार्थियों को ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती थी, हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है तो वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। तो इस प्रकार के गणित से संबंधित सवाल है वो विद्यार्थियों को हल करने होते थे, यानी गणितीय शिक्षा है वो छात्रों को सिखाई जाती थी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार 1 वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, ठीक है, जो कि वर्तमान में भी चलायमान है, और 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में, और 1 घंटा का 60 मिनट में विभाजन। ये सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है, हमें किसकी देन से मिला है? मेसोपोटामिया वासियों के से ही हमें मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया, वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला। देखिए, जो मेसोपोटामिया के निवासियों ने इसको जो दिया है विश्व के सभी हिस्सों को, जिसमें महीनों का विभाजन है, साल जो 12 महीनों के रूप में किया है 1 वर्ष का, फिर महीनों को 4 हफ्तों में विभाजन डाला है, और फिर 1 दिन को 24 घंटे में। तो इस प्रकार का जो ये चीज़ें, वो सबसे पहले इस उपलब्धि को सिकंदर ने अपनाया, और सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने, और फिर वहाँ से उन्होंने रोम में इसको लागू किया, और फिर रोम के बाद दूसरे इस्लामिक देशों को भी मिला, और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। तो ये सब आज वर्तमान में हमारे सामने किस प्रकार से है, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण देन है हमें गणित के क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि लेखन कला की देन के रूप में। जब कभी सूर्य और चंद्रग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब भी रखा जाता था। वर्तमान में भी हम कैलेंडर के अंदर, या आज वर्तमान में तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निकें हैं जिसके माध्यम से हमें पहले से ही कई चीज़ें बता दी जाती है, या नेट या इंटरनेट के जरिए पता चल जाता है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उस समय भी अगर इस प्रकार के सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो उसकी भी जानकारी का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारोमंडल की स्थिति पर भी बराबर नज़र रखते हुए इसका हिसाब रखा जाता था। हर चीज़, यानी कह सकते हैं मेसोपोटामिया वासी है वो खगोल क्षेत्र में पूरी जानकारी रखते थे। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन कला और विद्यालय जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता। यानी अगर मेसोपोटामिया वासियों के यहाँ पर विद्यालय नहीं होते, या फिर वहाँ पर लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता, तो आज ये चीज़ें हमारे सामने शायद नहीं होती, या अन्य किसी रूप में होती, या भिन्न रूप में होती। जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, यानी जो पट्टिकाएं होती थी उनसे वो सीखने का प्रयास करते थे। जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उनको बनाया जाता था कि वे अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सकें। यानी जो उनके पूर्वजों ने लिखित पट्टियाँ, हिसाब किताब, लेखन कला, उससे संबंधित चीज़ें वो सीखते थे, और जो इंटेलिजेंट होते थे वो उनको उसमें और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे, उसे कैसे और ज़्यादा अच्छा बनाए। तो उनके विद्यार्थी ऐसे ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपनी इस प्रतिभा के आधार पे उस कुशलता को और अधिक आगे बढ़ाया। ये सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। यानी हम नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया के लोग हैं वो सीधे साधे या बहुत ही साधारण तरीके से रहते होंगे, बिल्कुल, बल्कि मेसोपोटामिया के अंदर उरुक नगर, मारी नगर और भी उर है, इस तरह के नगर थे जहाँ पे शहरी सभ्यता
की जानकारी मिलती है। व्यापारिक नगरों के रूप में वो नगर फले फूले हैं। अगर हम झिमरीले मारी का राजमहल भी देखें तो अत्यंत सुंदर तरीके से प्राचीन समय में बनाया गया है। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो आधुनिक तौर तरीकों से भी परिचित थे। अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन करना यानी किसी चीज़ की जानकारी या उसकी खोज खबर लेना या उसको जांचना परखना, जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। यानी प्रलेख यानी जो चीज़ें हमें मिली है, और परंपराएं यानी ऐसी जो उन मान्यताओं के आधार पे कि किस प्रकार से उनको सुरक्षित रखा गया, उन चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार से किसी भी सभ्यता की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए किसी भी सभ्यता को समझने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना है मेसोपोटामिया की संस्कृति, शहरों का महत्व, और सबसे इम्पोर्टेंट था आपका गिलगामेश महाकाव्य और लेखन कला की देन। इन दोनों को हमने समझा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।